हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम किन व्यक्तियों पर लागू होता है। तो सेक्शन 2 में बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के कि हिंदू विवाह अधिनियम जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किन व्यक्तियों पर लागू होता है, कौन कौन से व्यक्तियों पर यह एक्ट जो है अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, उन व्यक्तियों पर जो धर्म से बौद्ध, जैन और सिख है। तो जो एक्ट अप्लाई होता है टू एनी पर्सन हु इज ए बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजियन। उन व्यक्तियों पर जो वीर शैव, लिंगायत या ब्राह्मण, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी या समर्थक फॉलोअर्स हैं और हिंदू धर्म के विकास के लिए या हिंदू धर्म के रूपों का प्रचार या प्रसार करते हुए धर्म से हिंदू हैं। और यह एक्ट उन व्यक्तियों पर अप्लाई होता है जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं है। और वह व्यक्ति अगर यह साबित कर दे कि वह मुसलमान, ईसाई, पारसी नहीं है, तो ये जो है अगर वो आदिवासी जो क्षेत्र है वहां से आए हैं तो उन पे भी ये एक्ट जो है अप्लाई होगा। तो कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है इसमें। तो जो एक्सप्रेशन दी हुई है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि फॉलोइंग पर्सन निम्नलिखित व्यक्ति अर्थात एनी चाइल्ड या बालक जो जायज संतान है या नाजायज, इट मीन्स लिटिमेट और इलिटिमेट बोथ ऑफ whose पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख बाय रिलीजियन। कोई बच्चा जो वैध संतान हो या अवैध संतान हो, उसके माता पिता में से कोई भी अगर धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन एंड सिख है तो वह हिंदू होगा और उस पर यह अधिनियम लागू होगा, अप्लाई होगा। और एक्सप्रेशन जो है कि उन व्यक्तियों पर यह अधिनियम एक्ट लागू होगा जिन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म ग्रहण किया है या एक बार ग्रहण करने के बाद दोबारा उसे पुनर्ग्रहण किया है और वर्तमान में वे हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। इस एक्ट की जो है कोई बात संविधान के जो आर्टिकल 366 है का क्लॉज 25 में अंतर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय गजट में अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी ना कर दे। और नेक्स्ट है कि इस एक्ट में हिंदू शब्द का अर्थ ऐसे लगाया जाएगा मानो इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो धर्म से हिंदू नहीं है परंतु इस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत बलपूर्वक यानी कि हिंदू हो गया है। इट मीन्स कि यह धर्म में हिंदू नहीं है, धर्म से जो व्यक्ति है वो हिंदू नहीं है, पितु इन धाराओं में वर्णित जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत वह क्या है, हिंदुओं के अंतर्गत आ गया है। तो उस पे भी ये जो एक्ट है, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वह अप्लाई होगा। तो इसमें एक केस लो है, नीता कीर्ति देसाई वर्सेस बिन्नो सेनवल जॉर्ज, AIR 1998, बॉम्बे 74। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है किन व्यक्तियों पे अप्लाई होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। 2A CRPC चैप्टर 1 में जो बताया गया है वेलेबल ऑफेंस एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आज समझेंगे कि वेलेबल ऑफेंस और नॉन वेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। तो वेलेबल offense means an offense which is shown as a valuable in the first schedule or which is made valuable by any other law for the time being in force, and non-valuable offense means any other offense. It means कि जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, जो उसमें अगर बताया गया है वेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध के रूप में किसी भी जो अपराध है सेक्शन को दर्शाया गया है जमानती के रूप में, तो वह ऑफेंस क्या हो गया, वेलेबल हो गया, जमानती अपराध हो गया। और अजमानती अपराध नॉन वेलेबल ऑफेंस क्या हो गया
कि जिन अपराधों को जमानती के रूप में नहीं दर्शाया गया है, इट मीन्स जिनकी जमानत के रूप में कहा है कि ये जमानती अपराध है, फर्स्ट शेड्यूल में जो बताया गया है, और इसके अदर जो ऑफेंस है वह नॉन वेलेबल ऑफेंस के रूप में माने जाएंगे। तो ये बताया गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो बताया गया है वेलेबल या नॉन वेलेबल ऑफेंस, तो ये सारा जो है फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है या किसी अदर लॉ के द्वारा उसे वेलेबल माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन जो सीआरपीसी का सेक्शन 2A, जिसमें कि वेलेबल ऑफेंस एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आरोप क्या होता है, आरोप की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2B में सीआरपीसी चैप्टर 1 में दी गई है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आरोप की अंतर्वस्तु क्या होती है, आरोप में क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, तो charge include any head of charge when the charge contain more heads than one. It means कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, लेकिन जो ये डेफिनेशन है पूरी नहीं है। इसमें इस तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है कि आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का एक ऐसा लिखित कथन है जिसमें आरोप के आधारों के साथ साथ समय, स्थान, व्यक्ति और वस्तु का भी उल्लेख रहता है जिसके बारे में अपराध किया गया है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विवरण ही आरोप है। तो आरोप की विवेचना इसलिए की जाती है ताकि अभियुक्त को पता चल सके कि उस पर क्या आरोप लगा है और वह उसके कैसे अपना डिफेंस करेगा। तो इस तरीके से सेक्शन 211 से लेकर 224 तक में जो है आरोप के बारे में बताया गया है। तो इसमें है कि कंटेंट ऑफ चार्ज, तो कंटेंट ऑफ चार्ज यानी कि आरोप की अंतर्वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण है। संहिता की धारा 211, 212 और 213 में इन बातों का उल्लेख किया गया है जिनका समावेश आरोप में किया जाना अपेक्षित है। आरोप में निम्नलिखित बातों का उल्लेख है। पहला कि उस अपराध का नाम जिसका अभियुक्त पर आरोप है। दूसरा, वह विधि जिसके अंतर्गत ऐसा आरोप यानी कि अपराध आता है या अपराध का नाम। अपराध की संक्षिप्त परिभाषा यदि विधि में उसे कोई नाम दिया गया है। जो चौथा है कि अपराध में से संबंधित धारा यानी कि धारा 211। अपराध कारित किए जाने का समय, अपराध कारित किए जाने का स्थान, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके विरुद्ध अपराध कारित किया गया है, अपराध कारित किए जाने की रीति। इस प्रकार आरोप में उन सभी बातों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित जिससे अभियुक्त को यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि उस पर क्या आरोप या दोषारोपण लगा है। तो आरोप के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, आरोप के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। आरोप जो है न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए। आरोप संक्षिप्त में होना चाहिए। उसमें घटना का स्थान, समय, व्यक्ति और वस्तु आदि का संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिए। आवश्यक तौर पर अपराध कारित किए जाने की रीति का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्त पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप है तो उसमें सामान्य उद्देश्य होने का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि आरोप मानहानि का है तो उसमें उन शब्दों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो हानिकारक है। यदि मामला सुरक्षा से अभ्यस्त लड़की के अपहरण का है तो आरोप में लड़की की आयु का विवरण दिया जाना चाहिए। आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। यस, न्यायालय द्वारा आरोप में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन किया जा सकता है। इसका उल्लेख धारा 216 में दिया गया है। धारा 217 में जब आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन किया जाता है तब उन साक्षियों को जो परीक्षण हेतु पुनः बुलाया जा सकता है जिनकी परीक्षा पहले हो चुकी है। यह उल्लेख किया गया है कि आरोप की विवेचना नहीं की जाने या आरोप में कोई त्रुटि रह जाने मात्र से स्वतः वह दूषित नहीं हो जाता जब तक सब मामले की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। पृथक अपराध का पृथक आरोप सामान्य नियम यह है, प्रत्येक विभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा।
और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण अलग किया जाएगा। स्पष्ट है कि धारा 218 के अनुसार प्रत्येक विभिन्न अपराध का पृथक आरोप या विचारण होगा। इसका उल्लंघन निवारण योग्य नहीं है। लेकिन कुछ अपवाद है। धारा 218 में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। इसका उल्लेख धारा 219 में है। उदाहरणतः 2 माह के अंतराल में जारी किए गए चेकों के अनादर यानी कि चेक डिसऑनर के आरोप एक साथ लगाए जाकर उसका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। लेकिन एक मामले में यह कहा गया है कि भिन्न भिन्न तारीखों पर जारी किए गए चेकों के अनादर का आरोप यानी कि चेक डिसऑनर का जो आरोप लगा है एक साथ नहीं लगाया जा सकेगा, क्योंकि वे एक ही व्यवहार के भाग नहीं है। तो इसमें धारा 220 में के अनुसार एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समव्यवहार बनाने वाले एकाधिक अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा और एक साथ विचारण किया जा सकेगा। उदाहरणतः अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 या आयुध अधिनियम की धारा 27(3) के आरोप एक साथ लगाए जा सकेंगे और उसका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। धारा 223 के अनुसार उन सभी व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। चौथा है कि मुख्य अपराध के साथ दुष्प्रेरणा और प्रयत्न के आरोप एक साथ लगाए जा सकेंगे। आरोप की विवेचना करने का कार्य हालांकि न्यायालय का है, कोर्ट का है। हालांकि अधिवक्ता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आरोप की विवेचना समुचित रूप से की जानी चाहिए। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 3, जिसमें की डेफिनेशंस दी गई हैं कि कस्टम एंड यूजेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, फुल ब्लड हाफ ब्लड क्या है, जो है सहोदर नातेदारी क्या है, विहित क्या है, प्रिस्क्राइब्ड क्या है, सपिंड नातेदारी क्या है, इसकी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि रूढ़ी और प्रथा किसे कहते हैं। तो जो नियम लंबे समय के लिए लगातार और एक रूपता से यूनिफॉर्मली पालन किए जाने के कारण किसी लोकल एरिया, ट्राइबल कम्युनिटी, आदिम जाति, ग्रुप और फैमिली समूह और परिवार के हिंदुओं में विधि का बल प्राप्त हो गया है उनको। जो कस्टम है, रूढ़ी है, यानी कि जो रूढ़ी और प्रथा है उनको क्या है, एक विधि का रूप प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से क्या है, इसे विधि कहा जाता है। परंतु रूढ़ी और प्रथा तब तक जब नियम निश्चित है और अनरीजनेबल मीन्स अयुक्ति युक्त और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। अगर वह इसके विरुद्ध है तो क्या है, उन्हें विधि का रूप नहीं प्राप्त हो। और यह और भी कि ये जो परिवार में लागू है, उस परिवार ने क्या है, इसे डिसकंटिन्यू यानी कि अपने परिवार के जो रूढ़ी से है उसे हटा ना दिया गया हो। तो इस तरीके से बताया गया है कस्टम एंड यूजेज क्या है। नेक्स्ट हम समझते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज ए सिटी सिविल कोर्ट एंड that they and in any other area for the principal civil court of ordinary jurisdiction. It means कि जिला न्यायालय उसे कहते हैं जो कि सिटी में सिविल कोर्ट है या प्रधान सिविल कोर्ट शामिल है इसके अंतर्गत। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर वह ऑफिशियल गजट में यह कहे कि जो जुरिडिक्शन है इस कोर्ट को दिया गया है, तो वो वाली कोर्ट भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड क्या है। तो इसकी डेफिनेशंस आप क्या है स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार फुल ब्लड तब कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वजा से, इट मीन्स एक ही पिता के जो है बच्चे हैं, तो क्या है, वो सगे नातेदार कहलाते हैं। और अगर वह जो है एक ही पूर्वजा से, अगर सौतेले हाफ ब्लड तब कहे जाएंगे जब एक ही पूर्वजा से किंतु उनकी अलग अलग पत्नियों से जन्मे हैं, यानी कि उनका एक ही पिता है लेकिन जो पत्नियां हैं वे अलग अलग हैं, तो वो क्या कहेंगे, हाफ ब्लड कहलाएंगे, सौतेला कहलाएंगे। तो इसके बाद आता है हम नेक्स्ट की जो सहोदर किसे कहते हैं।
ड्यूटेरियन ब्लड क्या है? तो सहोदर उसे कहते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वजा मीन्स एक ही पत्नी से जन्मे हैं, पर जो हस्बैंड है वो डिफरेंट है, पति अलग अलग है। इट मीन्स कि अगर पति एक है और पत्नियां अलग अलग है तो वो सौतेला कहलाएगा। और अगर पत्नी एक है लेकिन पति जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, उनके बच्चे हैं, तो क्या है, वह सहोदर कहलाएगा। तो इस तरीका का जो रिलेशन है सहोदर नातेदारी आपको मैंने समझाया। नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है। तो प्रिस्क्राइब्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? विहित कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जो नियम रूल बनाए गए हैं उसे विहित या प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी कुकिंग बुक में लिखा हुआ है कि समोसे में आलू भरने हैं, तो समोसे में आलू भरना प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है। तो विहित लीगल लैंग्वेज में कहेंगे कि डॉक्टर ने जो है प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपने रोटी नहीं खानी है, केवल सब्जी खानी है। तो उसने अपने जो डॉक्टर का पर्चा है वह क्या लिखा कि प्रिस्क्राइब किया, विहित किया कि जो है आपने खाली सब्जी खानी है। तो इसी तरीके से जो कानून में, जो इस एक्ट में, अधिनियम में जो लिखा होता है, उसकी जो जो कार्य है वो इस तरीके से किया जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं किया गया तो वह लॉ के खिलाफ है। तो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, विहित किया हुआ है, जो लिखा हुआ है उसे कहते हैं प्रिस्क्राइब किया हुआ। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। और आपको मैं जो है प्रतिशत नातेदारी, सपिंड नातेदारी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 4 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो बताता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, यानी कि अधिनियम का अध्ययन प्रभाव क्या होगा। तो सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इट मीन्स कि जो इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त जो बंधित है उसको छोड़कर any text rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act. It means कि हिंदू विधि का कोई पाठ, नियम या निर्वचन या उस विधि की भावरूपी रूढ़ी या प्रथा जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ से परंतु पहले लागू थी, किसी ऐसी बात के बारे में प्रधानता सुननी हो जाएगी, यानी कि जब ये एक्ट आएगा, अगर इसमें कोई प्रोविजन है, अगर इससे पहले जो रूढ़ी प्रथा या कोई नियम चल रहा है, तो वो क्या है, उसका प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा वो, जिसके लिए इस नियम द्वारा उपबंध किया गया है। यानी कि इस जो एक्ट है इसमें अगर उपबंध जो है प्रोविजन किया गया है, तो जो उसका पहले जो चल रहा था, इस एक्ट से पहले जो नियम चल रहा था, जो विधि या रूढ़ी चल रही थी, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट in so far as it is consistent with any of the provision contained in this act. It means कि कोई अन्य विधि जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू थी, यानी कि जब ये प्रोविजन आया तो इससे पहले जो विधि लागू थी वहां तक प्रभाव शून्य हो जाएगी, यानी कि वहां तक उसका इफेक्ट है, उस विधि का, उस लॉ का इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा, जहां तक कि जो इस एक्ट में अगर जो प्रोविजन दी गया है उससे असंगत है, यानी कि उसको ओवरलूप करती है। तो उस केस में क्या है, उसका इफेक्ट जो है, जो इस एक्ट के आने से पहले जो लॉ जो था इन्फोर्स था, यानी कि लागू था, उसका प्रभाव है तब इतना खत्म हो जाएगा अगर वह किसी प्रोविजन का जो है, इस एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन या असंगत है उससे। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, जो कि सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है कि हिंदू विवाह की क्या शर्तें हैं। इन शर्तों का अगर पूरा नहीं किया गया कि दो हिंदुओं के बीच जो है विवाह नहीं हो सकता। तो सबसे पहला है कि नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। इट मीन्स कि दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी, यानी कि जिस समय विवाह हो रहा है दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, फर्स्ट है कि विकृत चित्त के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सहमति देने में असमर्थ न हो उस विवाह की, उस मैरिज की। नेक्स्ट है कि यद्यपि विधि मान्य सहमति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो कि वह विवाह और बच्चा पैदा संतानोत्पत्ति के अयोग्य ना हो। तो ये कंडीशन भी जो है फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि वर ने जो है, जो ब्राइड ग्रूम है, वर है, उसने क्या है कंप्लीट द एज ऑफ 21, यानी कि 21 साल की उम्र पूरी कर ली हो, और जो वधू है, जो ब्राइड है, उसने 18 वर्ष की जो है एज जो है उस टाइम पे जब मैरिज हो रही है पूरी कर ली हो। ये कंडीशन भी फुलफिल करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जब कि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, यानी कि जो है विवाह बाधित ना हो, तब तक पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं है। इट मीन्स कि जो प्रतिष्ठित नातेदारी, जो कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, अगर उसके अंतर्गत आते हैं पक्षकार दोनों में से, वर या वधू दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर इसके अंतर्गत आते हैं तो भी जो मैरिज है वो फुलफिल नहीं होगी, जो विवाह है नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा, कस्टम एंड यूजेज या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह जो है, जो उस विवाह के सपिंड ना हो, यानी दोनों पक्षकार जो है एक दूसरे के सपिंड ना हो। सपिंड भी अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक दूसरे से सपिंड ना हो, तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल कर देते हैं तो क्या है, जो हिंदू मैरिज है वो हो सकती है। अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करते तो उस केस में क्या है, जो विवाह है वह शून्य होगा या शून्य करणीय होगा। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि बताता है सोलमनाइज फॉर द हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू विवाह के लिए समारोह या संस्कार क्या होंगे। तो इसमें जो बताया गया है सेक्शन 7 में कि हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी रीतिज एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। इट मीन्स कि दोनों पक्षकारों में से किसी में भी अगर जो है रीति, रूढ़ी या रीति रिवाज है हिंदू विवाह को करने के, उस अकॉर्डेंस, उन रिवाजों के अकॉर्डिंग्स क्या है, जो विवाह है वो हो सकता है, हिंदू मैरिज हो सकती है। नेक्स्ट लिखा है कि वेयर सच ट्रीटी एंड सेरेमनी इंक्लूड द सप्तपदी। इट मीन कि अगर 7 फेरों का रिवाज भी है उनके रीति रिवाजों में, तो 7 फेरे तब जो पूरे माने जाएंगे जब वो 7वां स्टेप, जो 7 फेरों में जो 7वां स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर वह कंप्लीट नहीं होता तो जो मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी और बाध्यकर नहीं मानी जाएगी। तो ये बताया गया है सेक्शन 7 में। अब इसमें कुछ और बातें समझते हैं कि नेसेसिटी ऑफ सप्तपदी। इट मीन्स कि सप्तपदी की आवश्यकता क्या है, 7 फेरों की आवश्यकता क्या है। तो जो इसमें बताया गया है कि अगर जो रीति रिवाज हिंदू विवाह को करने के लिए, अगर उनके रीति रिवाजों में 7 फेरे की आवश्यकता है, अगर 7 फेरे उनके रिवाजों में आते हैं तो क्या है, 7 फेरों की जो नेसेसिटी आवश्यकता है इसलिए है कि अगर 7वां फेरा कंप्लीट होता है तभी वो जो विवाह है वो वैलिड यानी कि लीगल मैरिज कहलाएगी। अगर वह नहीं होता कंप्लीट तो जो मैरिज है वो लीगल मैरिज नहीं कहलाएगी, बाध्यकर नहीं होगी। तो ये है सप्तपदी की आवश्यकता। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कन्यादान का क्या सीन है, कि कन्यादान की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कन्यादान जो है विधि मान्य विवाह को करने के लिए आवश्यक समारोह नहीं है।
धारा 6 के साथ धारा 7 के अध्ययन में पिता यह दावा नहीं कर सकता कि उसे अपनी पुत्री का कन्यादान का समारोह करने का अधिकार है। यानी कि अगर कन्यादान पिता के द्वारा नहीं किया जाता है या कन्यादान नहीं किया जाता है तो जो मैरिज है वो क्या है, सुनने नहीं होगी, सुनने करणीय नहीं होगी, वैलिड मैरिज कहलाएगी, क्योंकि कन्यादान को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन 7 फेरों को क्या है, इम्पोर्टेंस दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये था सारा इस सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाई नीड रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट का बताता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन क्यों किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, क्या ये कंपलसरी है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल क्रिएटर प्रिया विद लॉ। तो फ्रेंड्स, जो हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन है वो इसलिए बनाया गया कि एक प्रूफ हो जाए कि हाँ, जो आपका विवाह हुआ है वो है रजिस्टर्ड हो चुका है। हिंदू विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या है, रजिस्टर्ड हो चुका है, पंजीकरण हो चुका है उसका। तो एज ए प्रूफ जो है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए क्या है, जो ये सेक्शन बनाया गया है सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट का, इसमें प्रोविजन दिया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी जो उसका रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है रजिस्ट्रेशन पे, और क्या कर सकती है कि राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, अगर वह कंपलसरी कर सकती है अपने स्टेट में कि हाँ, कि इस स्टेट में जो है कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना, हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन है वो कराना जरूरी है, तो इस तरीके से कर सकती है। और अगर वह कोई इस तरीके से नियम बनाती है तो राज्य विधानमंडल में सबसे पहले ये है, ये नियम जो रेगुलेशन उसने बनाए हैं वो रखेगी। तो इस तरीके से जो इसमें अगर इसका कोई इंस्पेक्शन होना है तो ये जो हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रार ऑफिस है वह खुला रहेगा उसके इंस्पेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इसमें प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट में। तो व्हाई नीड हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ अगर हिंदू मैरिज एक्ट का रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराते हैं तो क्या वो वैध विवाह कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और सेक्शन 7 के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार आपने क्या है, अपना जो विवाह है हिंदू विवाह उन रीतियों से किया है, तो उस केस में वो विवाह वैलिड है अगर आप उसका पंजीकरण नहीं भी कराते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा बताया गया है सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहले समझते हैं कि रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मीनिंग क्या होता है। हिंदी में इसे दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो जब पति पत्नी जो कि मैरिज के बाद अपने वैवाहिक जीवन में रह रहे हैं, अचानक दोनों में से कोई अलग रहने लग जाता है या घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसका रीजन कारण बिना बताए वह घर छोड़कर जाता है। अगर पति घर छोड़कर चला जाता है तो पत्नी क्या करे, कैसे अपने पति को घर वापस लाए, वैवाहिक जीवन में वापस लाए। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में ये रिलीफ दिया हुआ है कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी अगर विदाउट एनी रीजन या मैरिज लाइफ को छोड़कर अलग रहने लग जाते हैं तो अदालत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और एक एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करके यह कहा जा सकता है कि जज साहब, मेरी पत्नी तो घर छोड़कर बिना किसी कारण बताए चले गई है, तो मायके चले गई है और वापस नहीं आ रही है, आप ऑर्डर करें कि मेरी पत्नी द्वारा मेरे साथ रहने लग जाए। तो रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो है एक डिग्री प्राप्त करके क्या है, अपने पति या पत्नी को वापस लाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये साबित कौन करे कि वह बिना कारण के घर छोड़कर चली गई है। तो सेक्शन 9 कहता है कि वही साबित करेगा जो घर छोड़कर गया है या जिसने अभित्यजन यानी कि डिजर्शन किया है, परित्याग किया है। अब दूसरा सवाल आता है कि पिटीशन दाखिल कहाँ की जाए। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं कि डिजर्शन क्या होता है। तो डिजर्शन इट मीन्स कि परित्याग, अवित्यजन, इसका क्या मतलब होता है। तो अवित्यजन का मतलब दो पक्षकारों मीन्स जो पति पत्नी हैं द्वारा अन्य की सम्मति के बिना कंसेंट के एक दूसरे की और युक्तियुक्त हेतुक मीन्स कारण के बिना इंटेंशनली जानते हुए स्थायी परित्याग है। लेकिन अगर पति पत्नी में से कोई क्रोध के कारण या गुस्से में आकर किसी घृणा के कारण क्या है थोड़े टाइम के लिए क्या है घर छोड़कर चला गया है, तो इसे डिजर्शन परित्याग नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो ये मैक्सिम दिया हुआ है, सुक्ति दी हुई है कि विलंब न्याय प्रस्थापना किया जाता है। इट मीन्स कि जो देरी से मिला हुआ न्याय है, अगर वैवाहिक जीवन में जो मैरिज रिलेटेड इशू है, अगर उसमें जो न्याय देने में अगर देरी की जाती है तो वो न्याय दिया हुआ न्याय नहीं है। इट मीन्स कि वो न्याय एक तरह से ना ही मिला हुआ न्याय है। तो ये सुक्ति है। Friend, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन वर्सेस डिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो न्यायिक अलगाव बनाम तलाक किसे कहते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताया गया है और डिवोर्स के बारे में बताया गया है सेक्शन 13 में। और सेक्शन 13 में जो प्रोविजन दिया गया है उन आधारों पर सब सेक्शन 1 और 2 के आधारों पर क्या है जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। तो जुडिशियल सेपरेशन लेने के लिए क्या है शादी के तुरंत बाद अप्लाई किया जा सकता है। फैमिली कोर्ट में एक याचिका पेश की जा सकती है, एक पिटीशन दाखिल की जा सकती है। और जो न्यायिक अलगाव जो है, डिवोर्स जो है, तलाक जो है, वह शादी के 1 साल बाद जो है डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है। तो बताना होता है कि हम 1 साल से जो है अलग अलग रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं। जुडिशियल सेपरेशन लेने का एक फ़ायदा ये है कि पहले आप क्या है एक जुडिशियल सेपरेशन में रहें, अलग अलग रहें थोड़े टाइम के लिए, अगर साल तक अगर आपको लगता है कि आपका जो रिश्ता है वह दोबारा बन सकता है तो उस केस में आप उसकी याचिका को जो है उस याचिका को वापस ले सकते हैं। जबकि अगर आपने एक बार डिवोर्स ले लिया तो आपको अपना जो याचिका है, जो पिटीशन है, वो वापस नहीं ले सकते। एक बार डिवोर्स हो गया तो जो है आप दोबारा आप पे ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी मैरिज लाइफ में दोबारा वापस आ सकें। तो बहुत सारे अंतर हैं। अगर चाइल्ड है यानी कि बच्चे अगर उस शादी से पैदा हुए हैं तो उस केस में जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से ज़्यादा अच्छा है कि जुडिशियल सेपरेशन जो है उसमें हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं लेकिन वे तलाक नहीं लेते, जिससे कि वे दोबारा शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिवोर्स ले लेते हैं तो कई बार क्या है हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी क्या है दोबारा शादी कर लेता है। उस केस में जो बच्चे हैं वह जो है उनकी बेकदरी हो जाती है। तो जुडिशियल सेपरेशन वर्सेस डिवोर्स का प्रोविज़न जो है बहुत, यानी कि अगर आपको जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से ज़्यादा अच्छा है और अगर उसमें क्या है आप एक द्वारा अपने वैवाहिक जीवन में लौटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डिवोर्स की जो पिटीशन फाइल हो जाती है तो उसमें क्या है बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर एक बार डिवोर्स हो गया तो उसकी याचिका भी वापस नहीं ली जा सकती। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक बात और बता दूँ कि अगर जुडिशियल सेपरेशन अगर आपने लिया है तो आप जो वैवाहिक संबंध है वो नहीं बना सकते हैं। और डिवोर्स में जो है आप वैवाहिक संबंध बना ही नहीं सकते, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन का ये कंडीशन होती है कि आप वैवाहिक संबंध जो है वो अगर आपने जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री है वह अपने कोर्ट से प्राप्त कर ली है तो उस डिग्री के बाद आप क्या है जुडिशियल सेपरेशन में आप दोबारा क्या है वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते। अगर आप वैवाहिक संबंध बनाते हैं जो जुडिशियल सेपरेशन का जो है उसका उल्लंघन होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, न्यायिक अलगाव क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। जब पति पत्नी शादी हो गई है उनकी और पति पत्नी जो है उन्हें लगता है कि वह एक दूसरे के लिए नहीं बने या वह सेटिस्फाइड नहीं है अपनी मैरिज से, तो वो क्या कहते हैं कोर्ट में जाते हैं और जुडिशियल सेपरेशन की एप्लीकेशन जो है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में लगाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों सेपरेट रहना चाहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं।
तो उस केस में जो जुडिशियल सेपरेशन है, न्यायिक अलगाव है, उसमें हस्बैंड वाइफ अलग अलग सेपरेट रह सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिग्री प्राप्त कर ली है कोर्ट से, तो उसके बाद वह क्या है, जो मैरिज जो अफेयर्स होते हैं, यानी कि जो वैवाहिक संबंध होते हैं, वह नहीं बना सकते अगर उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री है वो प्राप्त कर ली है। और इसमें एक साथ ये है कि सेक्शन 10 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का कि अगर आपने जुडिशियल सेपरेशन ले लिया है और आपको कुछ समय बाद लगता है कि नहीं, हम दोनों क्या है एक साथ रह सकते हैं, तो आप उसकी डिग्री को है और जो है उसको सेट ऑफ करा सकते हैं, उसको यानी कि कोर्ट के द्वारा उसको मना करवा सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ करा सकते हैं। तो इस तरीके से जुडिशियल सेपरेशन जो होता है उसमें ये बेनिफिट होता है कि डिवोर्स की अगर डिग्री एक बार प्राप्त कर ली तो दोबारा जो मैरिज लाइफ है उसमें दोबारा वापस लौटना मुश्किल होता है। जबकि जुडिशियल सेपरेशन में अगर आपने डिग्री प्राप्त ही कर ली है तो आप उसको कोर्ट के द्वारा उसको दोबारा वापस ले सकते हैं, उस याचिका को दोबारा वापस ले सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं, उस मैरिज लाइफ से जो है आपके कुछ बच्चे हैं, तो आपके बच्चे भी अगर आप जुडिशियल सेपरेशन लेते हैं अगर डिवोर्स की जगह, तो इसमें बच्चे भी जो है भटकते ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि डिवोर्स नहीं हुआ है और जो हस्बैंड वाइफ है वह दोबारा मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया है। जब तक डिवोर्स नहीं लिया जा सकता तब तक दोबारा मैरिज नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से जुडिशियल सेपरेशन का सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में इसकी डिटेल में बताया गया है। और जुडिशियल सेपरेशन किन आधारों पे लिया जा सकता है, जो सेक्शन 13 है उसके सबसेक्शन 1 और 2 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उन आधारों पे क्या है जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है, न्यायिक अलगाव लिया जा सकता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कि जुडिशियल सेपरेशन जो है उसमें किन आधारों पर डिटेल में बताऊंगी कि किन किन आधारों पे है जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि वॉइड मैरिज, शून्य विवाह क्या होता है और कब होता है। जब सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी जो प्रोविजन दिए हुए हैं क्लोज 1, क्लोज 4 एंड क्लोज 5 में जो प्रोविजन दिए हुए हैं सेक्शन 5 के, अगर इसमें से कोई भी किसी का भी पालन नहीं किया जाता है तो उस केस में जो अगर मैरिज हुई है वह शून्य कहलाएगी, वॉइड मैरिज कहलाएगी। तो उसको फुल डिटेल में समझते हैं। एनी मैरिज सोलोमिनाइड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के बनने के बाद अगर कोई विवाह संपन्न हुआ है तो उस केस में शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे ऑन द पिटीशन प्रेजेंट बाय आइदर पार्टी देयर टू, यानी कि अगर जो विवाह है वह नल एंड वॉइड होगा अगर कोई पिटीशन जो है फाइल की जाती है फैमिली कोर्ट में कि जो विवाह हुआ है वह शून्य विवाह की डिग्री जो है प्राप्त कर ली जाती है। तो उस केस में कब शून्य विवाह कहलाएगा, जब क्लोज 1 सेक्शन 5 का क्लोज 1 जो कि कहता है कि हस्बैंड वाइफ, पूर्व हस्बैंड एंड वाइफ जो है जीवित नहीं होने चाहिए विवाह के समय। अगर जीवित है तो जो विवाह है वो वॉइड कहलाएगा। क्लोज 4 कहता है कि जो प्रसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत अगर कोई पार्टी आती है तो विवाह जो है शून्य कहलाएगा, वॉइड मैरिज कहलाएगी। क्लोज 5 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का क्लोज 5 कहता है कि अगर वह सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आता है। प्रतिशत नातेदारी क्या होती है, सपिंड नातेदारी क्या होती है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के। तो फ्रेंड्स, अगर इन क्लोज के अंतर्गत अगर कोई विवाह संपन्न हुआ है तो जो विवाह है वो शून्य कहलाएगा, वॉइड मैरिज कहलाएगा। अगर जो पार्टी है वह एक दूसरे के अगेंस्ट क्या है अगर कोई केस करती है और विवाह को जो है वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये सारा कुछ बताया गया है सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज, शून्य करणीय विवाह क्या होता है। तो जब ये एक्ट बना, एनी मैरिज सोलोमिनाइड
वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के बनने से पहले या बाद में जो भी कोई मैरिज हुई है, निम्नलिखित आधारों पर, यानी फॉलोइंग जो है सुनने करणीय हो सकती है, वॉइडेबल हो सकती है, लेकिन निम्नलिखित शर्तें क्या हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वह क्या है, इम्पोर्टेंसी का शिकार है, यानी कि नपुंसकता का शिकार है, और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकता मैरिज का, या विवाह धारा 5 के क्लोज सेकंड के जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन करता है। इट मीन्स कि क्लोज सेकंड है जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बताता है कि जो व्यक्ति विकृत है या वह इतना विकृत है कि वह अपनी सम्मति देने में, विवाह की सम्मति देने में असमर्थ है, या उसे बार बार पागलपन के दौरे या मिर्गी के दौरे आते हैं, तो इस तरीके का विवाह, यानी कि ये बातों को छुपाकर अगर विवाह किया गया है तो वो क्या है, वॉइडेबल मैरिज हो सकती है अगर पिटिशनर चाहे तो। नेक्स्ट है कि जो पिटिशनर है, याचिकादाता है, उसकी सम्मति या तो बाल विवाह, यानी कि जो जब बाल विवाह अधिनियम संशोधन अधिनियम 1978 नहीं आया था उससे पहले जो मैरिज हुई है, तो उस केस में उसकी सम्मति कपटपूर्वक ली गई है या कुछ चीज़ों तथ्यों को छुपा कर ली गई है, तो इस केस में क्या है, मैरिज जो है वॉइडेबल हो सकती है। नेक्स्ट है कि जो रिस्पोंडेंट जो कि एक लड़की या स्त्री है, विवाह के समय किसी और से, यानी कि जो पिटिशनर है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उस केस में भी क्या है, मैरिज को वॉइडेबल कराया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर इन आधारों पर जो है मैरिज को, शादी को क्या है, वॉइडेबल कराया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ जो सब सेक्शन 2 है उसमें बताया गया है, सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के सब सेक्शन 2 बताता है कि जो क्लोज ए, यानी कि ए सी में जो है, जो हमने पहले पढ़ा, जो क्लोज ए और सी में लिखा हुआ है, उस सूरत में क्या ग्रहण एक्सेप्टेबल होगी ये याचिका, पिटीशन, अगर जो मैरिज हुई है उसको कंटिन्यू नहीं रखा गया कि साल तक क्या है, लड़का लड़की आपस में साल तक रह रहे हैं और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वॉइडेबल मैरिज का क्या है, पिटीशन दाखिल करते हैं, तो नहीं होगी एक्सेप्ट। जो याचिकादाता है, जो यानी कि जो पिटिशनर है, वह यह कहता है कि उसे जब से पता चला कि हाँ उससे धोखाधड़ी से क्या है शादी कराई गई है, तो उस केस में उसने उसके बाद से क्या है, उसके बाद से 1 साल तक में उसने क्या है पिटीशन दाखिल कर दी वॉइडेबल मैरिज की, तो क्या एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर वह हस्बैंड वाइफ के रूप में रह रहे हैं और 2-3 सालों बाद पिटीशन दाखिल करते हैं तो क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ और आधार भी हैं, ग्राउंड्स भी हैं, जिसमें कि जो पिटीशन है वॉइडेबल मैरिज की, वह एक्सेप्ट नहीं होगी। वो कौन कौन से हैं? जो पिटिशनर कहता है, याचिकादाता कहता है कि मेरी जो मैरिज हुई है तो मैं उन फैक्टों से अनविघ्न था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ जो है इस तरीके से धोखाधड़ी की गई है। अगर इस तरीके से अगर वह साबित कर देता है तो जो पिटीशन है वो एक्सेप्टेबल होगी। नेक्स्ट है कि जो इस अधिनियम, इस एक्ट के जो अप्लाई होने के 1 साल के भीतर या जब उसे पता चल गया है कि हाँ मेरे साथ जो है इस तरीके से गलत हुआ है, तो उसके 1 साल के भीतर अगर पिटीशन दाखिल कर दी गई तो वो एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। या जो सम्मति ली गई है, कंसेंट ली गई है पिटिशनर से, याचिकादाता से, जो कि मैरिज को वॉइडेबल कराना चाहता है, उसने क्या है, वह वैवाहिक जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह रहा है, तो वह जब उसे पता चल गया कि हाँ उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उसके बाद भी वह क्या है सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह रहा है वैवाहिक मैरिज की, तो उस केस में क्या है, जो विवाह है वो वॉइडेबल नहीं होगा।
तो बहुत सारे ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं कि जो विवाह है वॉइडेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ग्राउंड्स और डिवोर्स तलाक के किन आधारों पर लिया जा सकता है। इससे पहले एक लाइन, डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ़ यू डू यू नेवर सीज टू ग्रो। इट मीन्स कि अगर आपने जो पैशन की तरह लर्निंग को एक पैशन बना लिया तो आपको कोई भी ग्रो करने से नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का बताता है कि जो विवाह या शादी इस एक्ट के अप्लाई होने से पहले हुई है या बाद में, निम्नलिखित ग्राउंड्स में क्या है तलाक लिया जा सकता है, या जो मैरिज है उसको डिजोल्व कराया जा सकता है, भंग कराया जा सकता है। फर्स्ट है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी ने भी अपनी पति या पत्नी से भिन्न किसी अदर पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो इस आधार पे क्या है डिवोर्स लिया जा सकता है, डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। या शादी के बाद पिटिशनर के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया है, या जब पिटीशन फाइल की गई कोर्ट में उससे पहले 2 वर्ष तक कम से कम पिटिशनर को अवित्यजन यानी कि त्यागा रखा है, उसके साथ किसी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया गया है, उसे बिल्कुल अलग रखा गया है। तो अगर 2 साल तक रखा गया है तो ये भी तलाक का आधार हो सकता है। या हस्बैंड और वाइफ में से किसी ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया है और वह हिंदू नहीं रह गया है, या हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी विकृत अनसाउंड माइंड हो गया और इस हद तक हो गया है कि उसके साथ रहना संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा या असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है, या एक दूसरे में ट्रांसफर होने वाले यौन रोग से पीड़ित हो गया है, या सन्यासी बन गया है, या हस्बैंड और वाइफ में से कोई इस तरीके से गायब हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा कि वे जीवित है या नहीं, और ऐसा कंटिन्यूसली 7 सालों तक हो रहा है। तो इस आधार पर भी क्या है ग्राउंड है ये डिवोर्स का। जब हम देखते हैं कि सेना पे जो फौजी लड़ रहे होते हैं तो वह कई बार ऐसे अचानक गायब हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो वह जीवित है, अलाइव है कि नहीं है। तो इस तरीके से क्या है ये डिवोर्स का आधार हो सकता है अगर लगातार 7 सालों तक आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में कुछ नहीं सुना है या किसी अदर ने भी नहीं सुना है। अब तलाक की पिटीशन जो है इस आधार पर भी दाखिल की जा सकती है कि उन्होंने सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू क्या किया है, ज्यूडिकल सेपरेशन की डिक्री प्राप्त कर ली है और 1 साल से दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं हुई है, तो वह क्या है ज्यूडिकल सेपरेशन के आधार पर भी तलाक की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अगर ज्यूडिकल सेपरेशन में अगर वह दोबारा अगर उनके बीच में किसी भी तरह का कोई जो है दोबारा वह अपनी लाइफ में वापस नहीं आते मैरिज लाइफ में, तो क्या है ये भी डिवोर्स का आधार हो सकता है और इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है। या उन्होंने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू क्या किया है, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की क्या है डिक्री प्राप्त कर ली है, पर उसके बाद भी पति या पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं या वापस नहीं आ रहे हैं, तो इस आधार पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है कि आपने क्या किया है दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापन की जो है डिक्री प्राप्त की है, उसके बावजूद कि हस्बैंड वाइफ नहीं आपस में आ रहे हैं, तो इस आधार पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है। और कई बार हस्बैंड इस तरीके से करते भी है कि वे डिवोर्स लेने के लिए इस तरीका का क्या है जो यूज करते हैं सेक्शन 9 को। नेक्स्ट है कि वाइफ जो इस आधार पर भी याचिका या पिटीशन फाइल कर सकती है कि दूसरी पत्नी जीवित है और पति ने दोबारा विवाह कर लिया है, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है, परंतु जो दूसरी पत्नी है वह जीवित होनी चाहिए। तो क्या है ये भी जो है तलाक का आधार हो सकता है। इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है कि उसका पति है शादी के दिन से ही क्या है रेप केसेस में सोडोमी या वेस्टर्नमी का दोषी है, पशुगम्य का दोषी है,
तो इस तरीके से कि अगर वह क्या है इस तरह के जो अपराध है इसका दोषी है तो भी क्या है तलाक का आधार हो सकता है। तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम बात करते हैं सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि बताता है अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, कि विवाह विच्छेद की जो याचिका है उस पर अल्टरनेटिव रिलीफ क्या है। तो इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट ऑन ए पिटीशन फॉर डिसॉल्वेशन ऑफ मैरिज बाय ए डिक्री ऑफ डिवोर्स except in so far as the petition is founded on the ground mentioned in clause 2nd, 6 and 7 of the subsection 1 of section 13. In the court may, if it consider it just so to do, have regard to the circumstances of this case, pass instance a decree for a judicial separation. It means कि विवाह विच्छेद की जो डिक्री है द्वारा विवाह के विघटन के लिए कोई अर्जी जो है इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में उस दशा को छोड़कर जिस दशा में ये याचिका धारा 13 के जो उपधारा 1 है के जो क्लोज 2nd, 6 एंड 7 में उल्लिखित आधार हैं जो उसमें आधार लिखे हुए हैं, इसके अलावा यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये न्यायोचित समझता है, ये समझता है कि ये ठीक है, तो विवाह विच्छेद की डिक्री की बजाय न्यायिक अलगाव की जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर सकता है। तो ये सारा कुछ बताया गया है सेक्शन 13A में। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से तलाक कैसे लिया जाता है। तो सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट का इसके बारे में डिटेल में बताता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो आपसी सहमति से हस्बैंड एंड वाइफ जो है मिलकर क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन 13B के तहत क्या कर सकते हैं, एक पिटीशन कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम दोनों ने मिलकर क्या है डिवोर्स लेना है। तो आपसी सहमति से क्या डिवोर्स लिया जा सकता है सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो क्या क्या शर्तें हैं जो कि फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट जो है लिविंग सेपरेटली 1 ईयर मोर, 1 साल से क्या है अलग रह रहे हैं या 1 साल से ज़्यादा जो है अलग रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं। तो क्या है, अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री प्राप्त की है और अलग रह रहे हैं तो बहुत जल्दी क्या है म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू क्या है डिवोर्स मिल सकता है। जो है नेक्स्ट जो शर्त है कि जो फिजिकल रिलेशनशिप 1 साल के अंदर जो है कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए, तो क्या है वह डिवोर्स के लिए एक म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए एक ग्राउंड है। या वह अब दोबारा नहीं रहना चाहते एक साथ, तो ये तीनों अगर कंडीशंस जो है फुलफिल कर दे तो क्या है म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट के में जाके एक एप्लीकेशन चाहे तो विदाउट एडवोकेट भी वह एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ पे जो है अपने जो फैक्ट्स हैं वो रख सकते हैं कि कब शादी हुई, कैसे कैसे जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे रख के वो क्या एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। तो डिवोर्स का पीरियड क्या होगा, तो डिवोर्स का जो पीरियड है जो कोर्ट है वह 6 महीने का क्या करेगी टाइम पीरियड देगी कि 6 महीने से 18 महीने के बीच अगर किसी तरह की जो ये पिटीशन दाखिल की अगर वापस लेना चाहते हैं हस्बैंड वाइफ तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो कोर्ट 18 महीने के जो है पीरियड के बाद क्या है एक डिसीजन दे देगी, 6 महीने के बाद क्या है एक डिसीजन देगी और क्या करेगी उस पर डिवोर्स दे देगी, म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स की डिक्री पारित कर देगी। तो ये 6 और 18 महीने का जो समय है इसमें अगर कोई याचिका पेश की जाती है या वापस ली जाती है तो उस केस में जो डिसीजन होगा कोर्ट का होगा कि इसने डिवोर्स देना है कि नहीं देना। अगर कोई पक्षकार हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अगर अपनी पिटीशन वापस ले लेता है तो ये टाइम पीरियड इसलिए दिया गया है कि हो सकता है कि किसी में दोनों पक्षकारों में से किसी ने भी क्या है डिवोर्स की पिटीशन वापस लेनी हो
तो उस कंसर्न से क्या है, ये 6 महीने का टाइम पीरियड बनाया गया है। उसके बाद अगर वो होता है तो उसके बाद डिवोर्स की पिटीशन जो डिक्री है प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो बताता है कि जो शादी है वो शादी 1 साल, यानी कि जब आप मैरिज हुई है आपकी, उससे लेके 1 साल के बीच जाने के बाद क्या है, आप डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अगर आप शादी के 1 साल बाद अगर पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में, तभी वो एक्सेप्ट होगी। अगर उससे पहले करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो पिटीशन है, जो तलाक की, डिवोर्स की, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये बताया गया है सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट में। तो इसमें कुछ बातें ऐसे बताई गई हैं कि अगर न्यायालय जो कि जानता है कि जो पिटीशन है वो 1 साल के बाद जो है कोर्ट में फाइल होगी, उससे पहले कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्रूरता का शिकार हो रखा है, जो मैरिड पर्सन है वह क्रूरता का शिकार हो रहा है, जिसने पिटीशन दाखिल करी है वह किसी तरह के दुराचार का शिकार हो रहा है, तो उस केस में कोर्ट सोच सकती है, कंसीडर कर सकती है कि हाँ, कि ये कंडीशन ऐसी है कि डिवोर्स जो डिवोर्स की पिटीशन है वो एक्सेप्ट कर ली जाए शादी से 1 साल पहले। लेकिन अगर वह किसी मिली जुली भक्ति, यानी कि कुछ ऐसी तकनीक से जो है हस्बैंड वाइफ ने मिलजुल कर क्या है कि आपस में कांटेक्ट कर लिया है, जो आर्टिफिशियल मैरिज कर ली है, और शादी के थोड़े टाइम बाद ही क्या डिवोर्स ले लिया है, तो उस केस में जो पिटीशन है वो खारिज कर दी जा सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसका मिसयूज हो रहा है तो वह कोर्ट क्या है, उस पिटीशन को खारिज कर देगी, रोक देगी, या 1 साल के बाद उसे है वो अप्लाई करने को कह सकती है। तो सारा कुछ बताया गया है सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट में कि विवाह की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति से पूर्व विवाह विच्छेद या तलाक के लिए याचिका पेश करने की इजाजत के लिए इस धारा के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय विवाह से हुई किसी जो संतान अगर कोई पैदा होती है, तो इस बात को भी कि क्या पक्षकारों के बीच उक्त 1 वर्ष के अवसान से पूर्व समझौता की कोई युक्तियुक्त संभावना है या नहीं, ध्यान में रखेगा। ये भी ध्यान में रखेगा कि कोई अगर चाइल्ड है तो क्या डिवोर्स ना हो पाए, इस कोई कंडीशन है, जो पक्षकार हैं आपस में क्या उनकी द्वारा मैरिज लाइफ स्टार्ट हो सकती है, तो इन बातों का भी ध्यान रखेगा। तो ये सारा कुछ बताया गया है सेक्शन 14 में। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट की, जो कि बताता है कि डिवोर्स पर्सन व्हेन मैरी अगेन, कि तलाक ले चुके व्यक्ति कब पुनः विवाह कर सकेंगे। तो सेक्शन 15 बताता है जब विवाह तलाक की आज्ञप्ति द्वारा भंग कर दिया गया, यानी कि जो डिवोर्स की डिक्री है वो प्राप्त कर ली गई है और जो मैरिज है वो डिसॉल्व कर दी गई है, या जो आज्ञप्ति है, डिक्री है, उसके खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि अपील करने का अधिकार है, राइट है कि उस केस में उस जो पिटीशन है उसका अपील हो सकती है, तो जो अपील करने का टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है या अपील खारिज कर दी गई है। तो अगर इन केसेज में अगर कोई डिवोर्स की डिक्री जो प्राप्त कर ली गई है, तो उस केस में जो व्यक्ति है वह दोबारा मैरी कर सकता है और उसका इस तरीके से विवाह करना, डिवोर्स की डिक्री प्राप्त करने के बाद विवाह करना विधिपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, ये बताता है सेक्शन 15। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि बताता है कि जो वॉइड अगर मैरिज जो की गई है वो वॉइड कर दी गई है कोर्ट के द्वारा या वॉइडेबल कर दी गई है, सुनने करने कर दी गई है, तो अगर इस बीच क्या कोई संतान जो मैरिज से पैदा हुई है वो धर्मस्थ संतान कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, इसके बारे में सेक्शन 16 बताता है। उससे पहले एक लाइन, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स ऑलवेज ट्रांसेंडेड, इट मीन्स कि जो ग्रेट ड्रीम्स देखता है और ग्रेट ड्रीम्स देखने वाला क्या है, अधिक ऊंचाइयों पे पहुंचता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो सेक्शन 16 में बताया गया है कि जो धारा 11 है, सेक्शन 11 है
के अधीन कोई विवाह को क्या है, शून्य कर दिया गया है, तो उस केस में ऐसे विवाह की कोई संतान जो विवाह के विधि मान्य होने पर, लीगल मैरिज होने पर क्या है, जो धर्मज जो होता, अगर वह मैरिज जो शून्य कर दी गई है, अगर वह मैरिज क्या है लीगल होती, तो उस केस में ये जो चाइल्ड जो पैदा होता उस मैरिज से, वो क्या कहलाता, लीगल चाइल्ड कहलाता। तो इसमें बताया गया है सेकंड सेक्शन 16 में कि अगर जो विवाह है, जो मैरिज है, उसे वॉइड जरूर कर दिया गया है, लेकिन जो संतान पैदा हुई है उसको क्या धर्मज संतान ही कहलाएगी, चाहे कोई किसी भी तरह की कोई डिग्री जो है इसके अंतर्गत दी गई हो। जो इसका सब सेक्शन 2 कहता है, वो कहता है कि जो सेक्शन 12 है उसमें विवाह को क्या क्या दिया गया है, वॉइडेबल कर दिया गया है। तो उस केस में भी अगर कोई गर्भवती है कोई महिला, या कोई विवाह जो मैरिज से जो चाइल्ड है वो पैदा हो चुका है, तो उस केस में भी जो चाइल्ड है वो लीगल चाइल्ड कहलाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस सेक्शन में बताया गया है कि जो सब सेक्शन 1 और 2 में जो बताया गया है और सेक्शन 16 के, उसमें क्या अर्थ ये नहीं लगाया जाएगा कि चाहे संतान को क्या है धर्मज संतान कहा गया है इस सेक्शन के थ्रू, लेकिन इसमें राइट नहीं दिए गए हैं कि इस संपत्ति पे उसका हक होगा कि नहीं होगा। ये सेक्शन ये नहीं बताता, ये सिर्फ धर्मज संतान है, जो है उस चाइल्ड को, चाहे विवाह शून्य हो गया हो या शून्य करणीय हो गया हो, जो चाइल्ड पैदा हुआ है उसको धर्मज संतान कहलाता है। तो ये बताया गया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि बताता है पनिशमेंट और बेगेमी। इट मीन्स बेगेमी वो पर्सन है, ए पर्सन हु हैव 2 वाइफ्स एंड हस्बैंड, 2 विवाह करने वाला बेगेमी कहलाता है। और अगर हिंदू विवाह में 2 विवाह किए जाते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित है सेक्शन 17 के तहत। तो सेक्शन 17 में जो पनिशमेंट दी गई है उसमें सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी जो है अप्लाई होता है। साथ ही साथ जो मैरिज की गई है, 2 विवाह किए गए हैं, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उस पर एक केस लॉ है, जो कि केस लॉ है लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000। तो इस केस में जो कहा गया कि हिंदू विधि द्वितीय विवाह को मान्यता नहीं देती। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एक विवाह के लिए प्रावधान करता है। पति और पत्नी के जीवन काल के दौरान दूसरा विवाह अपराध होने के अतिरिक्त धारा 11 और धारा 17 के अधीन शून्य होगा, वॉइड होगा। अगर विवाह कर भी लिया जाता है तो वो वॉइड मैरिज कहलाएगी। तो ये बताया गया है। साथ ही साथ पनिशमेंट मिलेगी उसे सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी के तहत। तो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आज हम बात करते हैं सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट की, जो कि बताता है कि जो पनिशमेंट है, कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो उस केस में क्या है, पनिशमेंट दी जा सकती है। जो शर्तें हैं वह सेक्शन 5 की, जो क्लॉज 3rd, 4th एंड 5th, इनके अगर उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट क्या क्या पनिशमेंट है, तो आज समझते हैं। तो जो ये कहता है कि सेक्शन 5 का क्लॉज 3rd का अगर उल्लंघन होता है तो उस केस में जो सजा होगी, पनिशमेंट होगी, वो 2 साल की सजा और जुर्माना 1 लाख रुपया होगा। और अगर जो सेक्शन 5 का 4 एंड 5 क्लॉज का जो है, अगर उस शर्त का उल्लंघन होगा तो क्या है, जो पनिशमेंट है वो 1 महीने की पनिशमेंट और जुर्माना 1000 रुपये जुर्माना होगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 18 में बताया गया है कि अगर सेक्शन 5 के जो क्लॉज 3rd, 4th एंड 5th का उल्लंघन होता है तो क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 19 हिंदू मैरिज एक्ट का क्या कहता है। तो जो कोर्ट टू बिट पिटीशन शैल प्रेजेंटिस, किस अदालत में जो है याचिका जो है हिंदू लॉ से रिलेटेड जो सेक्शन लगते हैं, तो कौन जो पिटीशन है वो कहाँ फाइल की जाएगी। तो सेक्शन 19 इसके बारे में बताता है। इससे पहले एक लाइन, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। इट मीन्स कि जब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, सफलता कैसे मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि इस अधिनियम, इस
एक्ट के अंतर्गत हर याचिका जो पिटीशन है उस जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में समक्ष पेश की जा सकती है, जिसकी साधारण सीमाओं के आरंभिक अधिकारता वाली सीमाओं के अंतर्गत जो है विवाह का अनुष्ठान हुआ है। इट मीन्स कि द मैरिज वाज सोलोमनाइज्ड। सेकंड है कि प्रत्यार्थी यानी कि रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन राइट। इट मीन्स कि प्रत्यार्थी जो है, रेस्पोंडेंट जो है, याचिका को पेश करने के समय निवास कर रहा है। या थर्ड है कि विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते हैं। इट मीन्स कि दी पार्टीज टू दी मैरिज लास्ट रेजिडेंट टुगेदर, यानी कि एक साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट है कि जहां याची पत्नी हो, जो पिटिशनर है वो पत्नी है, उस दिशा में याचिका जो है, पिटीशन जो है, पेश करने की दिनांक पर निवास कर रही है, कि जब उसने जो पिटीशन फाइल करी उस समय वह जिस स्थान पर निवास कर रही है वहां से वह पिटीशन दाखिल कर सकती है। या अदर है कि जो याची है, याचिका को पेश करने के समय जो पिटिशनर है वो पिटीशन को पेश करते के समय निवास कर रहा है। उस मामले में, किस मामले में, जब रिस्पोंडेंट उस समय पर ऐसे राज्य क्षेत्र जो है, जो टेरिटरी है, उससे बाहर रह रहा है, निवास कर रहा है, जिस पर कि इस अधिनियम का विस्तार है और उसके जीवित होने के बारे में 7 साल या उससे अधिक की कालावधि तक उन्होंने कुछ नहीं सुना है कि वह व्यक्ति जो है, जो पति है, वो जीवित है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वतः सुना होता, तो इस जगह भी क्या है, पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो फ्रेंड, सेक्शन 19 इसके बारे में प्रावधान करता है कि पिटीशन जो है कहाँ फाइल की जाएगी। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटर प्रिया विल्लो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो पिटीशन फाइल की गई है उसकी वेरिफिकेशन, सत्यापन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन कैसे की जाएगी, तो सेक्शन 20 बताता है कि जो इस अधिनियम के पेश की गई जो पिटीशन है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो पिटीशन फाइल की गई है, वह इतनी स्पष्ट लिखी होनी चाहिए जिससे कि मामले की प्रकृति की जो पिटिशनर है वो क्या क्लेम चाहता है, क्या रिलीफ चाहता है, उसका पता चल सके। और जो सेक्शन 11 है उसको छोड़कर यह भी जो है स्पष्ट करना होगा, यह भी लिखना होगा कि याचिकादाता जो पिटिशनर है और विवाह के दूसरे पक्षकार का जो अदर पार्टी है उनके बीच कोई दुसंधि तो नहीं है, यानी कि मिलीभगती तो नहीं है। तो ये भी क्या है, वेरिफिकेशन में लिखना होगा। साथ ही साथ ये लिखना होगा कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो याचिका पेश की जा रही है उसमें जो पिटिशनर है, याचिका दाता या याचिका दात्री द्वारा या अन्य ऐसे सक्षम व्यक्ति द्वारा क्या होगा, सिग्नेचर होगा, सत्यापन किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि जो बात पत्र में लिखा हुआ है वो सत्य है, इसमें किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं है और उसकी लीगल नॉलेज में वह सही है और जो अदर लिखा हुआ है वो वकील की सलाह से सही है। साथ ही साथ ये भी लिखना होगा कि जो बात पत्र अगर जो प्लेंट है या पिटीशन है जो फाइल की गई है उसको एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ बताया गया है सेक्शन 20 हिंदू मैरिज एक्ट में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ए पावर टू ट्रांसफर पिटीशन इन सर्टेन केसेज। हिंदू मैरिज एक्ट में कोई याचिका या पिटीशन फाइल की गई है तो सेक्शन 21A में क्या है, एक पावर दी गई है कोर्ट्स को कि वह क्या कर सकता है, अगर दो अलग अलग पक्षकारों द्वारा अलग अलग जगह पिटीशन फाइल की गई है तो एक साथ उसकी सुनवाई हो सकती है या वह ट्रांसफर हो सकती है पिटीशन। तो डिटेल में समझते हैं। तो इससे पहले एक लाइन, हु सीक्स शैल फाइंड, जो मांगता है वही पाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्या लिखा है इस सेक्शन में कि जो सेक्शन 10 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो सेक्शन 10 है उसमें जो ज्यूडिकल सेपरेशन की जो डिग्री है या जो सेक्शन 13 है जो डिवोर्स की पिटीशन है
अगर इसके लिए क्या प्रार्थना की जाती है जिला अदालत में या दूसरे पक्षकार के द्वारा क्या है, दूसरी अर्जी विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा सेक्शन 10 में जुडिकल सेपरेशन के लिए या सेक्शन 13 में डिवोर्स के लिए फाइल की जाती है किसी अन्य कोर्ट में, तो उस केस में जो सब सेक्शन 2 है वह अप्लाई होगा। कैसे होगा कि ऐसे मामले में जिसमें जो सब सेक्शन ए लागू होता है, यदि सेक्शन 10 और 13 में कोई पिटीशन कोर्ट में दाखिल की गई है हिंदू मैरिज से रिलेटेड, यदि याचिका एक ही जिला न्यायालय में पेश की गई है, एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश की गई है, तो उन दोनों याचिकाओं का विचारण, ट्रायल और उनकी सुनवाई, जो उनकी सुनवाई है, हियरिंग है, उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी। और यदि अर्जियां क्या है, जो पिटीशन है वो अलग अलग जिला न्यायालयों में दाखिल की गई है, तो बाद में जो दाखिल की गई है पिटीशन, उसको क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा उस न्यायालय में जिस न्यायालय में पहली वाली अर्जी पेश की गई थी। और उन दोनों की सुनवाई क्या है और उसका निपटारा उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा जिसमें पहली वाली जो पिटीशन थी फाइल की गई थी उसके द्वारा। तो ये बताया गया है सेक्शन 21A में कि अगर दो पिटीशन है, यानी कि पत्नी ने अपनी अलग पिटीशन डाली और पति ने अलग पिटीशन डाली, तो उस केस में उन दोनों को ज्वाइंट करके एक साथ सुना जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। बाद वाली जो प्रस्तुत की गई है याचिका, तो उसको ट्रांसफर करके एक साथ सुना जा सकता है और निपटारा किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ बताया गया सेक्शन 21A हिंदू मैरिज एक्ट में। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Friends, आज हम बात करेंगे सेक्शन 21B का सब सेक्शन 1, जो कि कहता है कि हिंदू विवाह का जो सुनवाई होनी है, ट्रायल होना है, वो दिन प्रतिदिन चलना चाहिए, डे टू डे क्या है, चलना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक कि मामला पूरा निपट नहीं जाता, समाप्त नहीं हो जाता। तो ये बताया गया है सेक्शन 21B का सब सेक्शन 1 में। तो इसमें ये समझाया गया है कि अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि जो मामले की सुनवाई है आगे के लिए क्या है, स्थगित, एडजॉर्न की जा सकती है, और कोर्ट उसको कारण बताएगा कि किस कारण से वह है जो है इस जो सुनवाई है, ट्रायल है, उसको आगे के लिए फॉरवर्ड कर रहा है। तो इसमें नहीं तो उसे कंटिन्यू रखा जाएगा दिन प्रतिदिन, यानी कि है वो जारी रहेगी जब तक कि पूरा मामला समाप्त नहीं हो जाता। तो इसका नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पिटीशन दाखिल की जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उसे 6 मंथ में कंप्लीट करना होता है। तो उसका ट्रायल तो इसमें कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 21B का सब सेक्शन 2 है, उसमें बताया गया है कि एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी हियर्ड, यानी कि जो पिटीशन दाखिल की गई है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, चाहे वो डिवोर्स पिटीशन है, चाहे वह जुडिकल सेपरेशन की पिटीशन है, या वह विवाह को सुनने करने के लिए कोई पिटीशन दाखिल गई है, कोई भी पिटीशन दाखिल की गई है, तो उस केस में जो मन की जो सर्विस है उसके होने के बाद क्या है, 6 मंथ के अंदर क्या है, कोर्ट क्या करेगी, 6 मंथ के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करने का, उसके ट्रायल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। तो ये प्रोविजन दिया गया है। और इस एक्ट की लैंग्वेज क्या है, इस अधिनियम के अधीन हर याचिका का विचारण जितना संभव हो सके शीघ्रता से किया जाएगा, और जिस तिथि को प्रत्यार्थी यानी कि याचिका की सूचना रिस्पोंडेंट को मिल गई है, उस तिथि से 6 महीने के भीतर क्या है, विचारण समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोर्ट में केसेस क्या है, लॉन्ग टाइम चलते रहते हैं, लेकिन जो प्रोविजन दिया गया है वो इसमें सेक्शन 21B का सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि 6 मंथ में आपको क्या है, कंप्लीट करनी है सर्विस। फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल क्रिएटर प्रिया विल लो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 21B का सबसेक्शन 3, जो कि बताता है कि एवरी अपील अंडर दिस एक्ट, कोई अपील क्या है इस एक्ट के अंतर्गत क्या है दाखिल की गई है कोर्ट में। मान लीजिए आपने कोई केस चल रहा था मैरिज से रिलेटेड, मैरिज इश्यू से रिलेटेड, और आपने क्या किया, उसमें आप डिसीजन जो आया आपने उसकी अपील की। तो जो अपील की सुनवाई है वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगी। तो इस एक्ट में बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपील पर यथाशीघ्र सुनवाई की जाएगी, जितना जल्दी हो सके सुनवाई की जाएगी, और प्रतिवादी पर अपील की सूचना मिलने की तारीख से 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 3 मंथ का दिया गया है कि अगर आपने कोई अपील करी है इस एक्ट के अंतर्गत तो आपको अपील को क्या है कोर्ट ने 3 महीने के अंतर्गत उसका ट्रायल को पूरा करना है, क्योंकि विवाह या मैरिज से रिलेटेड जो इश्यू होते हैं वो गंभीर इश्यू होते हैं। इससे कोई फैमिली टूट सकती है या कोई फैमिली बन सकती है। तो इन केसेस में अगर डिले की जाए तो जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाइड हो जाएगा, यानी कि न्याय मिलना या ना मिलना एक बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटर प्रिया विद लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 21C क्या कहता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। सेक्शन 21C जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बात करता है कि इस एक्ट में अगर कोई क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई दस्तावेज, कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस आधार पर साक्ष्य के रूप में क्या है ग्रहण करने से स्वीकार नहीं कर दिया जाएगा, इनएडमिसेबल नहीं कर दिया जाएगा कि उस पे क्या है विधिक मोहर नहीं लगी है, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगी है, या वह रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है। तो यह कह के क्या किसी डॉक्यूमेंट्स को क्या है, किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या है मना नहीं किया जा सकता। तो ये प्रोविजन बताया गया सेक्शन 21C हिंदू मैरिज एक्ट में। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेक्शन 22 हिंदू मैरिज एक्ट का। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। इससे पहले एक लाइन, ए मैन इज ग्रेट बाय डीड नॉट बाय बर्थ। कोई व्यक्ति अपने काम से महान होता है, ना कि अपने जन्म से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 22 कहता है कि प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड। इट मीन्स कि कार्रवाइयां जो है बंद कमरे में की जानी चाहिए। इस एक्ट के तहत हर कार्रवाई क्या है बंद कमरे में की जानी चाहिए और उसका मुद्रण प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। तो इस एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या है कोई जजमेंट देता है और उसे प्रिंट या पब्लिश करता है तो वह कर सकता है। अदरवाइज जो प्रोसीडिंग्स है वो क्या बंद कमरे में होनी चाहिए और प्रिंटेड और पब्लिश नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 23A में क्या बात करता है ये सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो सेक्शन 21A कहता है कि विवाह विच्छेद यानी कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए या अन्य कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ केस किया गया है उसको क्या रिलीफ दिया गया है। तो इस सेक्शन में उसे रिलीफ दिया गया है कि अगर वह तलाक की या न्यायिक अलगाव की यानी कि जुडिकल सेपरेशन की या दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्तावन की क्या है कोई कार्रवाई में वह क्या कर सकता है, जो रिस्पोंडेंट है वह अर्जीदार के ऊपर क्या लगा सकता है, आरोप लगा सकता है जार कर्म का, क्रूरता का, एडल्ट्री का, वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का या अवित्यजन का कि उसने छोड़ दिया है मुझे, के आधार पर न केवल अनुतोष का विरोध कर सकता है, रिलीफ का जो उसने रिलीफ मांगा है उसका विरोध कर सकता है, वह साथ ही साथ क्या कर सकता है अगर वह सिद्ध हो जाता है, अगर इस आधार पर इस अधिनियम के अधीन
कोई यानी तो उसके लिए जो पति दावा किया गया है वो पति दावा कर सकता है कि हाँ जो मेरे पे जो क्लेम मेरे विरुद्ध क्या क्या है, मेरे अगेंस्ट जो केस किया गया है वह केस मुझे इनके खिलाफ करना चाहिए कि इन्होंने मेरे साथ क्या अडल्टरी करी है, या वह मेरे साथ क्रूरता की है, या जो मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो ये दूसरा पक्षकार कर सकता है, रिस्पोंडेंट कर सकता है। अगर पति ने केस किया है तो पत्नी कर सकती है, और पत्नी ने केस किया है तो पति कर सकता है, रिलीफ मांग सकता है कोर्ट में। तो सेक्शन 21A इसका प्रोविजन करता है। अगर वह सिद्ध हो जाता है तो क्या है, वह यह भी रिलीफ मांग सकता है कि इस आधार पर क्या है उसे जो रिलीफ नहीं मिलना था वह भी उसे मिल सकता है। तो फ्रेंड, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का। सेक्शन 24 कहता है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो सेक्शन 24 कहता है कि वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के खर्चे, इट मीन्स जो हिंदू मैरिज से रिलेटेड किसी तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें मेंटेनेंस, अगर पत्नी है या पति है उसके मेंटेनेंस और जो उस कार्रवाई में, उस प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो खर्चे हो रहे हैं उसको कौन देगा, इसका प्रोविजन इस सेक्शन में किया गया है। कि जहाँ की इस एक्ट के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय को यह दिखता है, यह प्रतीत होता है कि अपने पालन या कार्रवाई के आवश्यक खर्चों के लिए जैसी भी स्थिति हो, पति या पत्नी की अपनी कोई पर्याप्त आय नहीं है, एक पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, उसकी पर्सनल कोई आय नहीं है पति या पत्नी की, वहां पति या पत्नी के आवेदन पर, पति भी आवेदन कर सकता है या पत्नी भी कर सकती है, कि आवेदन पर जो रेस्पोंडेंट है या रेस्पोंडेंट जो लड़का है या लड़की है, चाहे रेस्पोंडेंट प्रत्युत्तर दाता है या प्रत्युत्तर दात्री है, को आदेश दे सकेगा कि वह याचिका दात्री की या याचिका दाता की कार्रवाई में होने वाले खर्चों को दे, और जो राशि याचिका दाता या याचिका दात्री की अपनी आय या रेस्पोंडेंट की आय को ध्यान में रखकर न्यायालय को उचित लगे वह राशि कार्रवाई के दौरान प्रति मास दे, हर महीने क्या है उसके खर्चे और जो मेंटेनेंस है वो दे। परंतु यह कि जहां बात की कार्रवाई में जो खर्चे हैं या ऐसी मासिक योग के विषय में बात प्रस्तुत किया गया हो जो बात की कार्रवाई की अवधि से संबंधित हो, वहां जहां तक संभव हो बात का निस्तारण जो है पति या पत्नी पर जैसी भी स्थिति हो, सूचना की तामील की तिथि से क्या है 60 दिन के अंदर क्या है उसको किया जाना चाहिए। यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड या खर्चों से रिलेटेड कोई भी केस है तो वह 60 दिन के अंदर इसका क्या है, इस सेक्शन के तहत क्या है इसका निपटारा किया जाना चाहिए। तो ये सेक्शन बताता है। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का, जो कि बताता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में। तो परमानेंट एलिमनी क्या होती है और मेंटेनेंस क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। तो परमानेंट एलिमनी जो होती है वह होता है स्थायी निर्वाह भत्ता। इट मीन्स कि जो आप यह मंथली क्या है मेंटेनेंस देते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को, तो वह क्या है आप एक परमानेंट क्या है आप पूर्ण राशि दे देते हैं एक ही बार में, तो आपको क्या है बार बार वो राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता। इट मीन्स कि जैसे कि आप पर मंथ क्या है मेंटेनेंस देते हैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, कई रेयर केसेज में क्या हस्बैंड को, तो उस केस में क्या है जो आप मंथली कहते हैं 20,000 देते हैं, तो आपने क्या एक मुश्त राशि दे दी कि 5 लाख रुपए आपने क्या है उस केस में दे दिया, और तो क्या है आपको द्वारा बार बार क्या मंथली नहीं देना पड़ेगा। तो परमानेंट एलिमनी होती है कि बार बार के झंझट से बचा जा सके, तो क्या है स्थायी निर्वाह भत्ता दे दिया जाता है उस केस में एक बार, और क्या है वह सेटलमेंट हो जाता है। तो सेक्शन 25 इसके बारे में बात करता है कि अगर कोई पक्षकार, चाहे वो पति है या पत्नी है, उसमें से कोई भी क्या है कोई आवेदन करता है, एप्लीकेशन देता है कोर्ट में कि उसको जो डिक्री देने के जो उस कोर्ट में केस चल रहा है वह
कोर्ट की जो डिक्री आने से पहले या पश्चात क्या है कोर्ट में आवेदन करता है कि उसे एक परमानेंट एलिमनी दिलाई जाए या मेंटेनेंस दिलाई जाए, तो उस केस में क्या है वह रेस्पोंडेंट को जो है ऑर्डर कर सकता है, आदेश दे सकता है कि वह या तो परमानेंट एलिमनी दे दे, स्थायी निर्वाह भत्ता दे दे कि एक बार में क्या है राशि दे दे, या वह मंथली क्या है एक राशि जो है जो पे करे जिसे भी रेस्पोंडेंट को। तो उस केस में कैसे डिसाइड होगी कि परमानेंट एलिमनी कितनी दी जाए, तो ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। कोर्ट देखेगा कि जो राशि है जो रेस्पोंडेंट है उसकी क्या आय है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उस सबको देख के क्या है एक निश्चित राशि क्या है तय की जाएगी। तो उसके साथ ही साथ जो इस सेक्शन सब सेक्शन 2 सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 बताता है कि क्या है जो परमानेंट एलिमनी का ऑर्डर कर दिया गया और एक मुश्त राशि दे दी गई, या मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया कि मंथली आपने इतना पे करना है, तो उसके बाद क्या है जो पक्षकार है जो रेस्पोंडेंट है उसकी आय में कुछ चेंजेस आए या उसकी जो परिस्थितियां आए उसमें कुछ चेंजेस आए और उसकी आय उतनी नहीं रह गई, वो कोई अच्छी जॉब करता था तो उसकी आय अच्छी थी, और उसके बाद क्या है उसकी जॉब छूट गई, तो उस केस में क्या है कोर्ट में अगर एप्लीकेशन देगा पक्षकार तो क्या है कोर्ट जो है उसको चेंज कर सकती है, उसको हटा सकती है या उसको खत्म कर सकती है, तो ये सारा कुछ कर सकती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो और पक्षकारों में से किसी पक्षकार ने आदेश किया है और पक्षकार ने क्या है आवेदन किया है और क्या है उस जो दूसरा पक्षकार था उसने पुनर्विवाह कर लिया है, द्वारा मैरिज कर लिया है, या क्या है वह क्या है सती नहीं रह गई है, तो उस केस में क्या है या जो पति है उसने क्या है दूसरे शादी करके क्या है रिलेशनशिप बना लिया है, तो उस केस में जो है कोर्ट क्या है उसको परमानेंट एलिमनी को खत्म कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, मेंटेनेंस को खत्म कर सकती है, लेकिन ये सब करेगी जब वह कोई आवेदन किया जाएगा। तो फ्रेंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटर प्रिया विल्लो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट का। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो फ्रेंड्स कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन सेक्शन 26 बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की कस्टडी के बारे में कि उसका भरण पोषण कैसे किया जाएगा बच्चों का और उसकी कस्टडी क्या है किसके पास रहेगी। तो इसमें इस सेक्शन 26 में बताया गया है कि इस एक्ट के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय अगर अभ्यस्त संतान की अव्यक्षा यानी कि जो कस्टडी है या मेंटेनेंस और शिक्षा के बारे में जहां तक संभव हो सके वह उतनी उसकी इच्छा से संगत यानी कि जो उसकी इच्छा है उस बच्चे की इच्छा है उससे संगत क्या है समय समय पर ऐसे आदेश ऑर्डर कर सकता है और ऐसे डिक्री जो है दे सकता है जिसमें कि वह यह प्रोविजन कर सकता है कि उसे जो इस प्रयोजन के लिए जो केस है उसकी जो सर्कमस्टांसेस के लिए सही है उचित लगता है न्यायालय को, तो वह उसकी शिक्षा के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में और उसकी कस्टडी के बारे में जो उसे केस के सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों पे क्या है डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या डिसीजन लेगा। तो सेक्शन 26 प्रोविजन करता है कि कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वह बच्चे की कस्टडी के बारे में और उसके भरण और मेंटेनेंस के बारे में ध्यान दे सके, उसके बारे में डिसीजन ले सके। लेकिन यह कि नाबालिग बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा के संबंध में आवेदन जो ऐसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई लंबित होने पर जहां तक संभव हो सके, अगर कार्रवाई लंबित है प्रोसीडिंग चल रही है उस केस की, तो भी क्या है जो रिस्पोंडेंट जो है जिसने आवेदन किया है उसकी सूचना उसके जो रिस्पोंडेंट है उस पर सूचना की तामील करने के बाद 60 दिन के अंदर क्या है उसका क्या है निस्तारण करना पड़ेगा कोर्ट को। इसमें ये केस लो है कि पिता की अभ्यस्त शिशु का भरण पोषण के लिए उतनी अवृद्ध है जितनी की माता। यह विधि नहीं है कि माता चाहे कितनी भी रिच हो, चाहे कितनी भी समृद्ध हो, अच्छी हो यानी कि पैसा भी कमाती है और अच्छी तरह से सेटल्ड है,
फिर भी अभ्यस्त का भरण पोषण पिता ही करे ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो केस लो है वो है फदमजा शर्मा बनाम रतन लाल शर्मा AIR 2000 SC 1398। Friend, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Friends, आज हम बात करते हैं सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट का। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 27 बात करता है वो बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का निपटान। जो उपहार या गिफ्ट जो क्या है विवाह के समय, मैरिज के समय मिले हैं, उसका क्या है, उसका निपटान कैसे किया जाएगा, उसका व्ययन कैसे किया जाएगा। तो कोर्ट को पावर दी गई है इस एक्ट के तहत ही किसी कार्रवाई, इस एक्ट के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय विवाह में या विवाह के समय के आसपास क्या है भेंट की गई जो उपहार गिफ्ट दिए गए हैं ऐसी संपत्ति के बारे में जो कि पति पत्नी दोनों की संयुक्त है, यानी कि दोनों को क्या है एक साथ मिली हुई है, तो ऐसे प्रोविजन कर सकता है, ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि जैसे कि वह उस केस के सर्कमस्टांसेस में सही समझे। तो ये पावर है कोर्ट को कि वे डिसाइड कर सके कि जो पति पत्नी को एक साथ गिफ्ट मिले हुए हैं वह कैसे क्या है, किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में वो क्या है डिसीजन दे सकती है कोर्ट। इसका एक केस लो है जो कि है जगदीश बनाम रवल्स भाई 2003। इस केस में कहा गया कि यद्यपि इस धारा के अधीन न्यायालय विवाह के समय या के लगभग उपहार में की गई किसी संपत्ति की वापसी के लिए आदेश दे सकता है जो संयुक्त रूप से पति या पत्नी के संबंधित हो सकती है। जो एक साथ मिली हुई है गिफ्ट उसका क्या है डिस्पोजल कर सकता है, उसका क्या है निपटान कर सकता है, लेकिन पति को जो अलग से मिली हुई है उसको क्या है वह उस पर ऑर्डर नहीं कर सकता कि वो प्रॉपर्टी भी क्या है, वो गिफ्ट क्या है उसे वापस करे। तो ये बताया गया है सेक्शन 27 में। तो ये केस लो था। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट का। तो सेक्शन 28 बात करता है अपील्स फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो सेक्शन 28 में बताया गया है कि इस एक्ट के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां या ऑर्डर्स को, यानी कि जो प्रोविजन दिया गया है इस सेक्शन के सब सेक्शन 3 में, उसको छोड़कर क्या है उसके अधीन रहते हुए उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक अधिकारता के प्रयोग करने के लिए उसी तरह से होगी जैसे कि सिविल कोर्ट्स में क्या है डिक्रियों की अपील होती है। और ऐसी हर अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें कि जो नॉर्मली जो है जो सिविल केसेस में जो अपील होती है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो इसी तरीके से अपील होगी, या फैमिली कोर्ट में, तो इस तरीके से ही अपील होगी इस एक्ट के अंतर्गत। और इसके साथ ही साथ सब सेक्शन 3 क्या कहता है, लास्ट तक वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा कि क्या कहता है। जो सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 28 का, वो कहता है कि इस एक्ट के धारा 25 और 26 के अधीन होने वाली किसी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा दिए गए ऑर्डर उपधारा 3 यानी कि सब सेक्शन 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तब अपीलनीय होगी जबकि वे अंतरिम आदेश की प्रकृति के ना हो, अदरवाइज नहीं होगी। और ऐसे हर अपील उस न्यायालय में होगी जो कि नॉर्मली सिविल केसेस में होते हैं, या फैमिली कोर्ट्स में होगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, इस तरीके की कोर्ट्स में होगी। अब आते हैं बात जो हम पहले कह रहे थे कि सब सेक्शन 3 क्या कहता है। तो सब सेक्शन 3 कहता है कि इस धारा के अधीन कोई अपील केवल खर्चों के विषय पे नहीं होगी, यानी कि अगर खर्चों के विषय में कोई अपील है तो वह नहीं होगी, वो जो केस है वो अपील में नहीं जाएगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री और आदेश की तारीख से 90 दिन की काल अवधि के अंदर जो है कंप्लीट की जाएगी। जो उसका जो है डिस्पोजल करना है, निस्तारण करना है, वह 90 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। तो इस सेक्शन 28 में ये सारा कुछ बताया गया है कि अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर्स।
तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 28A हिंदू मैरिज एक्ट का। इससे पहले एक लाइन, डेवलप ए पैशन फॉर लर्निंग, इफ यू डू यू नेवर सीज टू ग्रो। अगर आप पढ़ने का या लर्निंग का एक पैशन डेवलप कर लेंगे तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो सेक्शन 28A कहता है इन्फॉर्मेंट्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स, यानी कि जो डिक्री एंड ऑर्डर कोर्ट के द्वारा किए गए हैं उनको इन्फोर्स करना, उनको लागू करना, परिवर्तन कराना उनका, वह कैसे किया जाएगा। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि इस एक्ट के अधीन किसी भी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्री या ऑर्डर्स की क्या है, इस रीति से उसको लागू किया जाएगा। जैसा कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सिविल का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अधीन किया जाता है, तो उसके अधीन ही क्या है, इन डिक्रियों का भी, जो हिंदू में एक्ट से रिलेटेड जो डिक्रियां ऑर्डर्स हैं, उनका भी परिवर्तन उसी रूप में किया जाएगा जैसे कि ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन में किया जाता है। यानी कि फैमिली कोर्ट्स के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के द्वारा क्या है, इसका भी जो जुरिडिक्शन है उनके पास, उसके थ्रू ही क्या है, इसका इन्फोर्समेंट हो सकता है। तो फ्रेंड, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.